ओम कल्याण मार्ग का पथिक भाग संख्या 44। एक उदार डिप्टी कमिश्नर। वकालत की परीक्षा अभी सिर पर काल की तरह खड़ी थी। प्रातःकाल खूब भ्रमण करके लौटता और फिर कानूनी पुस्तकों के पीछे लग जाता। मैं प्रायः छावनी की सड़क पर घूमने जाता था, जहां एक दिन मुझे सामयिक डिप्टी कमिश्नर कर्नल होकार्ट साहब मिल गए। वे भी भ्रमण करने जाया करते थे। नित्य मेरा और उनका साथ होने लगा। धर्म विषय पर बहुत बातचीत होने लगी, क्योंकि कर्नल साहब स्वतंत्र विचार वाले आस्तिक थे। एक दिन बातचीत में उन्हें मालूम हुआ कि मैं आर्य समाजी हूँ। यह सुनते ही कर्नल हाकार्ट खड़े हो गए और बोले, आप और आर्य समाजी, आप तो बड़े धार्मिक आदमी हैं, आप आर्य समाजी नहीं हो सकते। मैंने उत्तर दिया कि मैं केवल आर्य समाजी ही नहीं, प्रत्युत स्थानीय आर्य समाज का प्रधान भी हूँ। तब साहब बोले, परंतु लाहौर आर्य समाज तो एक पॉलिटिकल संस्था है, जालंधर आर्य समाज चाहे न हो। तब मैंने कर्नल साहब को आर्य समाज के मंतव्य तथा उद्देश्य समझाए और बतलाया कि हम लोग आर्य अर्थात श्रेष्ठ पुरुष बनाना चाहते हैं। इसका परिणाम यह हो सकता है कि श्रेष्ठों पर उनसे गिरे हुए पुरुष राज न कर सके। इस पर साहब बड़े उदार भाव से बोले, फिर हमारे यहाँ ठहरने का कोई उचित हेतु न रहेगा। उन्होंने कहा कि यदि भारत निवासी हमसे अधिक श्रेष्ठ मनुष्य बन जावे तो फिर हमें स्वयं बोरिया बांधना उठाकर चल देना पड़ेगा। उपर्युक्त घटना से पता लगता है कि उस समय भी हमारे गोरे हाकिम आर्य समाज को संदेह की दृष्टि से देखते थे। यह संदेह कैसे फैला? आर्य समाज के विषय में पॉलिटिकल जमात होने का सारा संदेह ईसाई मिशनरियों ने ब्रिटिश कर्मचारियों के दिलों में डाला था। इस विषय में लाहौर के पुराने अंग्रेजी के मासिक पत्र द आर्य में भी ईसाई पादरियों के ऐसे अनुचित लेखों का वर्णन है। इस समय जो कुछ एक ईसाई पादरियों का उदार बर्ताव आर्य समाज के साथ है, उसे देखकर भी जो ईर्ष्या की अग्नि साधारण पादरियों के दिलों में धधक उठती है, उससे मेरे इस विचार को पुष्टि मिलती है कि गरीब हिंदुओं को वाग्युद्ध में सदा पछाड़ने के अभ्यासी पादरियों को जब आर्य समाज में पले बालकों तक से पटकने पर पटकनी मिलने लगी, तब वे ओछी करतूतों पर उतर आए और उन्होंने सरकारी अधिकारियों को यह विश्वास दिलाना आरंभ किया कि आर्य समाज से क्रिश्चियन मत को तो कम भय है, अधिक भय गवर्नमेंट को है। ईसाई पादरियों के डाले हुए इस संदेह को आर्य समाज के प्रारंभिक नेताओं के व्यवहार से भी कुछ पुष्टि मिलती रही। मुझे भली प्रकार स्मरण है और इसका संक्षिप्त वर्णन मेरे उस समय की डायरी में भी है कि संवत 1945 में जालंधर आर्य समाज के एक माननीय सभासद, जो लाहौर के लीडरों के सत्संग में 2 वर्ष तक रह चुके थे, के साथ मेरा इस विषय पर विवाद हुआ था कि लाहौरी लीडर साधारण बातों के लिए भी गुप्त कमेटियां करके बिना प्रयोजन दूसरों के संदेह के शिकार बनते हैं। एक और भी कारण इस संदेह का उत्पन्न करने वाला था। भाई जवाहिर सिंह, जो खालसा कॉलेज कमेटी के महामंत्री बने थे, उस समय आर्य समाज लाहौर के मंत्री थे। उनकी रुचि अधिकतर राजनीतिक बातों की ओर थी, जैसा कि उनके शाहपुरा जाने के समय के पत्र व्यवहार से सिद्ध होता है। देखो ऋषि दयानंद का पत्र व्यवहार पृष्ठ 16, 17 तथा 120। जब जवाहर सिंह जी आर्य समाज से अलग हुए और कुछ समय के पश्चात खालसा कॉलेज के मंत्री बने, तब इन्होंने आर्य समाज के साथ बहुत विरोध किया और शायद अपनी पहली करतूत को धोने के लिए पॉलिटिकल होने का दोष आर्य समाज के गले मढ़ दिया। वकालत की अंतिम परीक्षा। वकालत की परीक्षा संवत 1944 के मार्गशीर्ष पौष
अर्थात दिसंबर सन 1887 में होनी चाहिए थी। मैंने अपने काम के साथ साथ उसकी तैयारी भी शुरू कर दी और जब लाहौर आर्य समाज का वार्षिक उत्सव समीप आया तो मैं परीक्षा की तैयारी करके सब पुस्तकादि सामान साथ ले लाहौर को चल दिया। 26 और 27 नवंबर उत्सव के लिए नियत तिथियां थी। 27 नवंबर आदित्यवार को प्रातः 10 बजे मेरे बड़े पुत्र हरिश्चंद्र का जन्म हुआ। उस समय मैं आर्य समाज मंदिर लाहौर में बैठा हुआ पंडित गुरुदत्त का वह अपूर्व व्याख्यान सुन रहा था जिसने वैदिक धर्म के अनुकूल और प्रतिकूल दोनों दलों में खलबली डाल दी थी। 3 सहस्र से अधिक जनसंख्या और सन्नाटा ऐसा कि सुई गिरने से शब्द भी सुनाई दे। छोटा सा शरीर किंतु मुख पर चंद्र की कांति और सूर्य के तेज की शोभा, गंभीर किंतु सरल ध्वनि निकलती है, इंद्रस्य नु वीर्याणि प्रवोचम इत्यादि। बराबर 4 मंत्रों का ऋग्वेद मंडल पहला सूत्र 32वां इसमें से पाठ होता है। फिर एक एक शब्द का सरल जनसाधारण के समझने योग्य अर्थ होता है। इंद्र सूर्य कैसे वृत्र अर्थात बादल को उठाता है, वह कैसे सूर्य को छिपा लेता है और फिर इंद्र का वृत्र के साथ कैसा युद्ध होता है और फिर इंद्र अपने वज्र से कैसे वृत्र को मार गिराता है। यह दृश्य खींचकर ऋषि दयानंद के जीवन का चित्र श्रोतागण के सामने लाया जाता है। ऋषि की शक्तियों का वर्णन करके उसके महान आत्मत्याग की घटना का चित्र जब वक्ता खींचता है तो सैकड़ों आंखों से आंसुओं का तार बन जाता है। मुझे सुधि न रही कि मैं पृथ्वी पर हूँ। वक्ता के शब्द कानों को सुनाई देने बंद हो जाते हैं। आंखें पोंछ कर देखता हूँ तो रुपयों की वर्षा हो रही है। दरवाजे पर एक अधेड़ जंगी जवान दान की प्रेरणा कर रहे हैं तो सिविल के नौकर किंतु दिखते जंगी जवान ही है। ये भाई निहाल सिंह हैं जो आर्य समाज के लिए भिक्षा मांगने वालों में पुराने अग्रणी थे। तार वाला उन्हें एक तार देता है जिसका लिफाफा लेकर भाई जी मेरी ओर चल पड़ते हैं। तार खोलता हूँ तो यह शुभ समाचार है कि मेरे घर पुत्र उत्पन्न हुआ है। भाई जी शुभ समाचार सुनते ही झोली आगे कर देते हैं, कुछ दिलवाइए। जेब में से निकालकर 100 का नोट उनके हवाले करता हूँ और भाई जी वहीं से ऊंचे स्वर में दान का हाल सुनाकर उसके साथ साथ एक चुटकुला जोड़ देते हैं। ईश्वर करे हमारे प्रधानों के घर नित्य पुत्र उत्पन्न हुआ करे जिससे नित्य दान मिले। वार्षिक उत्सव के पीछे अभी 2 दिन ही ठहरा था कि बहुत से वकालत के उम्मीदवारों की दरखास्त पर परीक्षा की तिथियां 2 मास आगे जा रही। लोगों के घर तो घी के दिए जले किंतु मेरे यहाँ अंधेरा हो गया। तीसरी बार तो परीक्षा की तैयारी की, अब चौथी बार तैयारी कैसी होगी यह चिंता थी। इसका परिणाम भी यही हुआ कि चौथी बार जब परीक्षा के लिए लाहौर गया तो मैंने सारा समय गप्पों में ही व्यतीत किया और किताबों को हाथ भी न लगाया। जब मैं परीक्षा भवन में गया तो ऐसा जात होता था कि मेरा मस्तिष्क कानून से सर्वथा शून्य है, किंतु प्रश्न पत्र हाथ में आते ही पुराने संस्कार जाग उठे और ग्रामोफोन की भांति पुराने भरे हुए विचार लेखनी द्वारा बाहर आने लगे। उस समय की अपनी अवस्था पर आध्यात्मिक विचार करने से मुझे अब पता लगता है कि जब तक मनुष्य का आचार दृढ़ न हो जावे तब तक बार बार की निराशा मनुष्य को बड़ा ही निरुत्साह बना देती है। मुझसे कोमल हृदय मनुष्य पर बार बार अकृत कार्यता और विरोध के वज्र प्रहार होने ही चाहिए है, नहीं तो यह निर्बल शरीर और मन आगामी भीषण घटनाओं में से बचकर कैसे निकल सकता। मार्गशीर्ष के उत्तरार्ध अर्थात दिसंबर के आरंभ में ही मैं जालंधर लौट आया और अब आर्य समाज जालंधर का 2य वार्षिक उत्सव मनाने की चिंता उत्पन्न हुई। किराए के मकान को तिलांजलि देकर हम लोग अपने आर्य मंदिर के वर्तमान स्थान को कच्ची ईंटों की दीवार से घेरकर एक कच्चा कोठा बना उसमें आ गए थे।
मकान को सजाने का काम तो हो सकता था और यथाशक्ति धन भी एकत्र कर लिया था, किंतु वार्षिक उत्सव के लिए योग्य उपदेशकों की आवश्यकता थी। लाहौर ही उस समय सब कुछ था और लाहौर से हमें टका सा जवाब मिला। हमने अपने मित्र काली बाबू को जोर देकर लिखा। वे तो आ गए, किंतु और कोई उपदेशक न मिला। यह दूसरा अवसर था जब दूसरों पर निर्भर करने से निराश हुए और जालंधर आर्य समाज में आत्म भरोसे की इसे ही बुनियाद समझना चाहिए। हम लोगों ने काम बांट लिए। दोनों बैठकों में धर्मोपदेश श्री देवराज जी मंत्री ने दिए। एक व्याख्यान मास्टर भक्तराम बीए उप प्रधान ने दिया, 2 व्याख्यान मैंने और 2 काली बाबू ने। इस प्रकार उत्सव भली प्रकार मनाया गया। इसी समय से मैंने जालंधर आर्य समाज के भाइयों सहित ग्रामों में जाकर वैदिक धर्म के प्रचार की प्रथा चलाई, जो परमेश्वर की कृपा से कुछ वर्षों तक बहुत ही फलीभूत होती रही। काली बाबू वैसे तो आर्य समाजी बन गए, किंतु आर्य समाज के सिद्धांतों से थे नीरे कोरे। जब माघ में मैं पुनः लाहौर गया तो मैंने श्री लाला साईदास जी से शिकायत की कि काली बाबू अपने सिद्धांत विषय में कुछ नहीं जानते, इन्हें सत्यार प्रकाश पढ़ने के लिए बाधित करना चाहिए। काली बाबू का उत्तर विचित्र था। वे बोले, लाला जी मुझे कैसे कह सकते हैं? इन्होंने तो मुझे भाई तारू सिंह और बाघ सिंह व घेल सिंह की कहानियां सुनाकर आर्य समाजी बनाया था। तुम्हारी जो मर्जी आवे कहो। मैंने जोर दिया कि मेरे कहने पर ही सत्यार प्रकाश पढ़ना आरंभ कर दो। तब काली बाबू ने ऐसा ही किया। 4 माघ संवत 1944 तदनुसार 17 जनवरी सन 1888 ईस्वी को मैं वकालत की परीक्षा देने लाहौर की ओर फिर चला। रास्ते में गुरदासपुर आर्य समाज के वार्षिक उत्सव पर उतरा। मुझे उस समाज की दशा देखकर बड़ा कष्ट हुआ। मेरी दिन पत्रिका अर्थात डायरी में लिखा है, सायंकाल को गुरदासपुर वहां के आर्य समाज के वार्षिकोत्सव में सम्मिलित होने को पहुंचा। इस समाज की दशा बहुत शोचनीय है। सब अधिकारी है तो धनाढ्य, किंतु सब शराबी, कवाबी और शिकारी हैं। इसलिए समाज की सेवा करने के स्थान में वे उल्टे हानिकारक हो रहे हैं। इन्हीं शराबी कवाबी वकीलों में से 2.25 वर्ष के पश्चात एक ने जो करतूत जालंधर प्रांत में की थी, उसे यहाँ ही भुगता देना ठीक है। मैंने बड़े परिश्रम से फिल्लौर में आर्य समाज की स्थापना की थी। प्रधान और मंत्री को मध्य मांस की फसावट से निकालकर वैदिक धर्म के सच्चे भक्त बनाया था। हमारे मंत्री जंगलात के महकमे में एक बड़े ओहदेदार थे। उनके एक गुरदासपुरी वकील मित्र ऊपर लिखे आर्य समाजी शराबियों में से एक होलियों में फिल्लौर आ पहुंचे और न केवल हमारे स्थानिक मंत्री को गिराकर किराए के समाज मंदिर में शराब ही ढुलाई, प्रत्युत मंत्री और प्रधान के मना करने और बिगड़ कर चले जाने पर भी वेश्या को बुलाकर वहीं मुंह काला किया। तीसरे दिन मैं एक मुकदमे की पैरवी में फिल्लौर पहुंचा तो मेरे मित्र सैयद आबिद हुसैन तहसीलदार ने सारा हाल कह सुनाया। वेश्या ने फौजदारी में अर्जी दी थी, क्योंकि शराबी वकील उसे बिना कुछ दिए रात की रेल में ही भाग गया था। सैयद साहब ने हमारे मंत्री और प्रधान को बदनामी से बचाने के लिए अपने पास से 5-10 रुपए देकर अर्जी फड़वा दी। मैंने सैयद साहब की कृपा को धन्यवाद दिया, किंतु उनसे कहा कि ऐसा करने में उन्होंने पाप किया है। उनके लिए भी मेरा यह उत्तर नया ही था, क्योंकि वे बड़े चकित से प्रतीत हुए। किंतु मैंने क्या किया, उसी समय सायंकाल व्याख्यान देने का ढिंडोरा पिटवा दिया और वैदिक धर्म के महत्व का संदेश उपस्थित सज्जनों को सुनाकर अंत में घोषणा कर दी कि आर्य अधिकारियों के पतित हो जाने से अब फिल्लौर में कोई आर्य समाज नहीं है। यह शायद पहला ही अवसर था कि मैंने आर्य समाज की सेवा की बदौलत एक शत्रु खड़ा कर लिया। फिल्लौर के प्रधान और मंत्री ने अंत को अपने किए का प्रायश्चित किया और मुझे मिलते रहे, किंतु गुरदासपुर के वकील साहब उसी दिन से मेरे विरोधी हो गए। मेरे विरोधी तो हुए, किंतु आर्य समाज का पिंड उनसे छूट गया और अपनी पौराणिक जाति के महामान्य लीडर बन गए।
माघ के मध्य अर्थात जनवरी मास के अंत में शनिवार को मैं अमृतसर आर्य समाज के वार्षिकोत्सव में सम्मिलित होने को गया, जहां मुझे देवराज जी भी मिले। परीक्षा इतनी समीप और मुझे वार्षिकोत्सव में जाने की सूझ रही थी। इसका कारण सर्वथा मेरा आर्य समाज के साथ अनुराग ही न था, विशेष कारण यह था कि पढ़ने में रुचि न थी और दिन कठिन हो रही थी, इसलिए दिल बहलाने के लिए अमृतसर चला गया। 24 माघ अर्थात 6 फरवरी को मेरी परीक्षा शुरू हुई और 29 माघ अर्थात 11 फरवरी को समाप्त हो गई। प्रश्नपत्रों के उत्तर मैंने अच्छे लिखे थे और परिणाम भी अच्छा हो निकला। कुछ दिनों के पश्चात जालंधर समाचार पहुंचा कि मैं परीक्षा में उत्तीर्ण हो गया हूं। परीक्षा समाप्त होने के पश्चात भी मैं 1 सप्ताह लाहौर में और ठहरा। परीक्षा के बाद मैंने पहला उपदेश लाहौर आर्य समाज की वेदी पर से दिया, जिसे श्रोताओं ने बहुत पसंद किया था, इसलिए मुझे फिर एक उपदेश देने के लिए बाधित किया गया। इसके अतिरिक्त इन्हीं दिनों विशेष विज्ञापन देकर मेरा एक अंग्रेजी का व्याख्यान रखा गया, जिसका विषय था मैरिज, इट्स रिलीजियस, मॉरल एंड सोशल एस्पेक्ट। इस व्याख्यान के विषय में मेरी डायरी में लिखा है, इस व्याख्यान में मेरी आशा के अनुसार कृतकार्यता न हुई। जनसंख्या केवल 200 के लगभग थी। साथ ही लिखा है, इसी दिन अग्निहोत्री के देव समाज का वार्षिकोत्सव प्रारंभ हुआ। 16 और 17 फरवरी को मैंने अग्निहोत्री के 2 व्याख्यान सुने। मैं उन दिनों गुमनाम था। अग्निहोत्री की प्रसिद्धि अपने यौवन पर थी। उनके व्याख्यानों को छोड़ मुझे कौन सुनने आता। क्रमशः